आज की कहानी एक छोटे से बच्चे के बारे में है जो अपने पिताजी के साथ बहुत ज्यादा करीब था और अपना ज्यादातर समय अपने पिताजी के साथ ही बिताया करता था। उन दोनों के बीच बहुत ज्यादा प्रेम था और इसका उल्टा वो अपने माता के साथ बहुत कम समय बिताता था और बहुत कम लगाव था माता के साथ। लेकिन जब परेशानी आती है, प्रॉब्लम आती है, विपदा आती है, तो ये छोटा सा बच्चा अपने माता के आंचल में जाके छुप जाता है, अपने पिताजी के पास नहीं जाता है। तो आज का हमारा पूरा पार्ट इसी के ऊपर है। ये था ऊपर ऊपर का नॉलेज, चलो डिटेल में हम लोग पार्ट को समझते हैं। तो हेलो पोपलूस, दिस इज योर फेवरेट आयुष्मान हियर। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले तुम्हारे क्लास 10 के कृतिका बुक का सबसे पहला पार्ट जिसका नाम है माता का आंचल। इस वीडियो में हम लोग इस पार्ट को बहुत ही अच्छे से डिटेल्ड वे में समझेंगे और एक भी प्रश्न इस वीडियो से बाहर नहीं पूछा जाएगा और एंड में तुम लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दूंगा इस पूरे पार्ट से। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो अब आराम से चुकू बैठो एंड चलो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे 3D एनिमेटेड वीडियो को। और सबसे पहले मैं तुम्हें मिलवाना चाहूंगा इस पार्ट के सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से। वो कौन है उसे तुम खुद मिलो। हेलो बच्चों, मैं हूं शिव पूजन सहाय, तुम्हारी इस कहानी का लेखक। ये जो पूरी कहानी पढ़ोगे ये मेरे बारे में ही है, मेरे बचपन के बारे में है, जिसे मैं बहुत ही अच्छे से सुनाऊंगा तुम्हें। नमस्ते बच्चों, मैं हूं तुम्हारी लेखक का पिताजी। हेलो बच्चों, मैं हूं तुम्हारी लेखक की माँ। तो यार कहीं तुम लोग मुझे तो नहीं ना भूल गए? मुझे भूलोगे तो कहानी कैसे समझोगे? मैं हूं तुम्हारा वन एंड ओनली स्टोरी टेलर भैया, जो तुम लोगों को बीच बीच में आकर इस पूरे कहानी को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। बाकी यार हमारे खुद के अनएंडिंग एजुकेशन ऐप मैंने प्रीमियम नोट्स को लॉन्च कर दिया है क्लास 10 के हर एक सब्जेक्ट का। पीछे बैकग्राउंड में सैंपल देख सकते हो। और उसके साथ साथ क्लास 10 के हिंदी का क्रैश कोर्स को मैंने लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है मिशन बैच। इस बैच में तुम लोगों को क्षितिज के कृतिका के व्याकरण के डिटेल लेक्चर मिलेंगे, प्रीमियम नोट्स मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे चैप्टर वाइज। तो क्रैश कोर्स और प्रीमियम नोट्स को जरूर चेकआउट करना क्योंकि बोर्ड्स में 100 आउट ऑफ 100 हिंदी में यही तुम्हें दिलवा सकते हैं। तो अब चलो हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू करते हुए मैं बताता हूं कि मेरे पिताजी सुबह सुबह उठकर नहा धोकर पूजा करने के लिए बैठ जाया करते थे। माता से मेरा दूध तक का ही नाता था बचपन में, इसलिए मैं अपने पिताजी के साथ चौकी पे ही बाहर आंगन में सोया करता था। पिताजी भी मुझे सुबह सुबह उठाकर नहा धोकर पूजा करने के लिए बैठा दिया करते थे। मैं पिताजी को भभूत लगाने के लिए परेशान किया करता था और थोड़ा सा मुस्कुराकर, थोड़ा सा गुस्सा होकर वो मेरे माथे पे भभूत लगा दिया करते थे। मेरे बचपन में लंबे लंबे बाल थे, इसलिए पिताजी प्यार से मुझे भोलानाथ कह के पुकारा करते थे और प्यार से मैं भी उन्हें बाबूजी कहता था और माँ को मैया कह के पुकारा करता था। जब लेखक के पिता रामायण का पाठ किया करते थे तब लेखक उनके बगल में बैठकर शीशे में अपना मुंह निहारा करते थे और जब लेखक के पिता उन्हें ऐसा करते हुए देख लेते थे तब लेखक मुस्कुराकर लजाकर उस शीशे को नीचे रख देते थे। पूजा पाठ करने के बाद वो 1000 बार राम नाम लिखा करते थे राम नामा बही के ऊपर और फिर छोटे छोटे 500 कागज के टुकड़े पे राम नाम लिखकर उसे आटे की गोले में लपेटकर गंगा माँ की ओर चले जाते थे। उस समय भी लेखक अपने पिताजी के कंधे पे बैठे रहते थे और फिर ऐसे करके वो लोग नदी के पास पहुंच जाते थे और उन आटों की गोलियों को मछलियों को एज अ चारा खिला देते थे। फिर लौटते वक्त उनके पिताजी उन्हें पेड़ की डाली पे बैठाकर उन्हें झूला भी झुलाया करते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी बचपन में लड़ा करते थे और लड़ते वक्त वो जानबूझ के हार जाया करते थे, जिसके बाद मैं उनके छाती पे चढ़ के उनके लंबे लंबे दाढ़ी मूंछों को खींचने लगता था और पिताजी फिर मेरे हाथों को अपने दाढ़ी मूंछ से हटा के चूम लिया करते थे। फिर बाबूजी मुझसे खट्टा और मीठा चूमा भी मांगते थे और मैं जब उन्हें ये देता था, यानी कि खट्टा मीठा चूमा जब दे रहा होता था, तब बाबूजी अपनी लंबी लंबी दाढ़ी मुझे गड़ा दिया करते थे और गुस्से में आकर मैं और ज्यादा जोर से उनकी मूंछें खींचने लगता था। ऐसे ही खेलते कूदते हम लोग घर पहुंच जाते थे। फिर वो दोनों साथ में खाना भी खाया करते थे और जब लेखक का पेट भर जाता था तब उनकी माँ आकर उन्हें और खाना खाने के लिए परेशान किया करती थी और बोलती थी, आप तो 4-4 दाने के कॉर्न बच्चे के मुंह में डालते हैं जिससे उसे लगता है कि उसने बहुत ज्यादा खाना खा लिया है। बच्चे को आपको खिलाने का ढंग ही नहीं आता है। बच्चे को भर मुंह और खाना खिलाना चाहिए।
देखिए मैं कैसा खाना खिलाती हूँ, मर्दों क्या जाने कि बच्चे को कैसे खाना खिलाना चाहिए। और मेहरारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। ये कहते हुए उनकी माँ थाली में दही और भात को साधती है और अलग अलग जानवरों के नाम पर लेखक को खिला देती है। लेखक भी सारा खाना जल्दी जल्दी खत्म कर देते हैं और इसके बाद उनके पिताजी बोलते हैं, वाह बेटा तुमने तो पूरा खाना ही खत्म कर दिया, तुम राजा हो, जाओ और अब अपने मित्रों के साथ खेलो। ये सुनकर मैं उछलने कूदने लगता था और घर से खेलने के लिए निकल जाता था। भोलानाथ को मैं अचानक पकड़कर एक चुल्लू सरसों के तेल उसके माथे में डाल देती थी, जिससे वो बहुत ज्यादा रोने लगता था। मैं उसकी मालिश करने लगती थी, जिसे देखकर वो बहुत चिड़चिड़ाने लगता था, सिसकने लगता था। और इसे देखकर उसके पिताजी आकर मुझ पे बहुत गुस्सा करते थे, लेकिन मैं उसे फिर भी नहीं छोड़ती थी। मैं उसे अच्छे से तैयार करके कन्हैया बना कर ही छोड़ती थी। फिर अपने बाबूजी की गोदी में वो सिसकते सिसकते बाहर जाता था। जैसे ही भोलानाथ अपने मित्रों को देखता है वैसे ही सिसकना बंद कर देता है और मेरी गोदी से उतरकर अपने मित्रों के पास चला जाता है। भोलानाथ यानी कि लेखक अपने मित्रों के साथ अलग अलग तमाशा किया करते थे। तमाशा भी ऐसा वैसा नहीं, हाई लेवल का तमाशा। चबूतरे का एक कोना नाटक घर बनता था। अब चबूतरा क्या होता है? जमीन से थोड़ा सा ज्यादा हाइट वाला जो प्लेटफॉर्म होता है ना, उसे हम लोग चबूतरा बोलते हैं। बाबूजी जिस चौकी में बैठकर नहाया करते थे वो रंगमंच बनता था, यानी कि स्टेज का काम किया करता था। फिर वो सभी नकली मिठाई की दुकान भी खोलते हैं और उस दुकान में अलग अलग नकली चीजों से बनी मिठाइयां बना देते हैं। सीधे साधे शब्दों में समझो कि वो अलग अलग लेवल के नाटक करते थे और वो घर घर खेला करते थे। हम ही लोग दुकानदार भी थे और खरीदार भी थे। बाबूजी भी कभी कभी हमारी नकली दुकान में आया करते थे और नकली सामान खरीद लिया करते थे। और इसके बाद कुछ ही देर बाद हम लोग दुकान को बढ़ाकर घरौंदा बनाने चले जाते थे। पानी की घी, धूल के आटे और बालू की चीनी से हम लोग जियोनार तैयार किया करते थे, मतलब कि भोजन तैयार किया करते थे। बाबूजी भी नकली भोजन करने के लिए बैठ जाते थे और उन्हें बैठता देखकर हम लोग बहुत ज्यादा हंसने लगते थे और घरौंदा बिगाड़ कर वहां से भाग जाते थे। बाबूजी भी वहां पे बैठे बैठे हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे और फिर वो बोलते थे, फिर भोज कब होगा भोलानाथ? हम लोग नकली बारात भी निकालते थे और नकली खेती भी किया करते थे। चबूतरा खेत बनता था, कंकड़ बीज बनते थे और हमारी थंब उंगली हल का काम किया करती थी। बहुत मेहनत से खेत जोते, बोए और पटाए जाते थे और हाथों ही हाथ हम लोग फसल भी काट दिया करते थे। इसी बीच बाबूजी आकर फिर से बोलते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? बस फिर क्या, हम लोग उस नकली खेत को जैसे तैसे छोड़कर हंसते हुए वहां से भाग जाया करते थे। ऐसे ऐसे नाटक तो हम लोग बहुत किया करते थे। जब भी बारात में हम लोग दूल्हे की पालकी देखते थे तब जोर जोर से चिल्लाकर बोलने लगते थे, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला की कन्या हमार महरी। इसका क्या मतलब है पता है तुम्हें? इसका मतलब ये है कि डोली में जो कन्या है वो हमारी बीवी है। इस बदमाशी के चलते एक बार एक बूढ़े मुंह वाले दूल्हे ने हमें दूर तक बहुत ज्यादा दौड़ाए, वो भी पत्थर फेंक फेंक के। वैसा घोड़े मुंह वाला आदमी हम लोग कभी नहीं भूल सकते हैं। उसका चेहरा तो मुझे अभी भी याद है। देख रहे हो ना विनोद, लेखक और उनके मित्र कितने ज्यादा हफ्सी है। बचपन में ही बीवी चाहिए। तुम लोग बताना कि अगर तुम्हारी फ्यूचर बीवी को या छोड़ फ्यूचर गर्लफ्रेंड को अगर कोई ऐसा बोल दे बच्चा आकर, तो तुम उनके साथ क्या करोगे? कमेंट्स में अपने उच्च विचार जरूर देना। और क्या वो तुम ही हो, क्या वो तुम ही हो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया? कर दो यार, क्योंकि तुम्हारे आयुष भैया देख रहे हो कितना एफर्ट तुम्हारे डालते हैं हर एक वीडियो में। तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब एक दिन होता क्या है कि लेखक और उनके मित्र आम की फसलों के साथ बहुत ही मौज काटते हुए खेल रहे थे और अचानक ही मौसम खराब होने लगता है। काले बादल पूरे आसमान को घेर लेते हैं और तेज हवा चलने लगती है और तेज बारिश भी शुरू हो जाती है। वो सभी पेड़ से सट के खड़े हो जाते ताकि वो बारिश में भीगे ना। अब कुछ देर बाद बारिश रुकती है, तब वो लोग ये देखते हैं कि ढेर सारे बिच्छू जो है वो बारिश के चलते निकल के बाहर आ गए हैं, जिन्हें देखकर वो सभी तुरंत ही डर के वहां से दौड़कर भाग जाते हैं। रास्ते में लेखक और उनकी टोली को मूशन तिवारी दिख जाता है, जो कि एक बूढ़ा आदमी था जिसे ढंग से दिखता नहीं था। अब उनकी टोली का एक बच्चा जिसका नाम बैजू था, वो मूशन तिवारी को चिढ़ाते हुए बोलता है,
बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा, बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा, ऐसा जो है बैजू बोल देता है और उसका पूरा ग्रुप भी उसका साथ दे देता है और जोर जोर से चिल्ला के उसे चिढ़ाने लगता है। यह सुनकर मूशन तिवारी बहुत गुस्से में आ जाते हैं और हमें दौड़ाने लगते हैं। हम लोग तुरंत ही वहां से भाग जाते हैं अपने घर की तरफ। तिवारी जी को यह मजाक सहन नहीं हुई और वो चले जाते हैं पाठशाला और पाठशाला से 4 लड़के भेज देते हैं मुझे और बैजू को पकड़ने के लिए। हम जैसे ही घर पहुंचते हैं वैसे ही वो 4 लड़के हम पे टूट पड़ते हैं। बैजू समय रहते भाग जाता है लेकिन मैं पकड़ा जाता हूँ और मुझे पाठशाला ले जाया जाता है और वहां पे गुरुजी मुझे बहुत ज्यादा डांटते हैं। बाबूजी को जैसे ही पता चलता है कि मुझे पकड़ के पाठशाला ले जाया गया है वैसे ही वो वहां पे पहुंच जाते हैं और वहां से छुड़ाकर वापस घर की तरफ ले जाते हैं। उस समय मैं बहुत ही ज्यादा सिसक सिसक के रो रहा होता हूँ और उनकी पूरी शर्ट भी भिंगा देता हूँ। लेकिन कुछ ही दूर बाद मुझे फिर से मेरे दोस्त दिख जाते हैं जो कि खेल रहे होते हैं। उन्हें देखकर मैं सिसकना भूल जाता हूं और उनकी टोली में शामिल हो जाता हूं। अब वो लोग दौड़कर खेलने के लिए मकई के खेत में चले जाते हैं। मकई के खेत में एक टीला था और टीले में एक छेद था। छेद को देखकर उनके दिमाग में एक और आइडिया आता है कि इसमें चूहा तो जरूर होगा, तो चलो पानी डाल डालकर उस चूहे को निकाला जाए। तो अब वो लोग डिसाइड करते हैं और लाइन से ढेर सारा पानी जो है उस टीले में डालते जाते हैं। बहुत देर तक पानी डालते जा रहे हैं और उसमें से कुछ नहीं निकल रहा है। कुछ देर में वो थक जाते हैं और बैठ जाते हैं। लेकिन यार अब उस टीले से चूहा तो नहीं निकलता है लेकिन एक सांप निकल जाता है जिसे देख के सारे बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। सभी बच्चे एक दूसरे को धकेलते हुए गिरते पड़ते अपने घर की तरफ भाग जाते हैं और हमारा लेखक भी बहुत डर जाता है और गिरते पड़ते कांटे चुभाते हुए अपनी घर की तरफ भाग जाता है। मैं बिना रुके घर पहुंचता हूं जहां पे बाबूजी चौकी में बैठ के हुक्का पी रहे होते हैं और माता जो होती है वो घर का काम कर रही होती है। पिताजी मुझे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन मैं नहीं रुकता हूं और सीधे माता के आंचल में जाकर छुप जाता हूं। लेखक की मां बहुत ज्यादा डर जाती है लेखक की हालत को देखकर और वो भी रोने लगती है। घर के सभी लोग बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है। उनकी जो मां होती है जल्दी से हल्दी का लेप लाकर जख्मों में लगा देती है और पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन लेखक कुछ भी क्लियरली नहीं बोल पाते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। मैं दौड़कर अपने बेटे भोलेनाथ के पास जाता हूँ क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा रो रहा था। उसे अपनी गोदी में लेने की कोशिश करता हूँ लेकिन वो मेरे पास नहीं आता है। उस समय मैं किसी के पास नहीं जाता हूँ, अपनी माता की गोदी में जाकर छिप जाता हूँ उनके आंचल में, क्योंकि उनकी आंचल जो होती है वो मुझे शांति और सुख दे रही थी। तो यार इसी के साथ आज का हमारा पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छे से कंप्लीट होता है। होप से तुम लोगों को पार्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कहीं पे भी डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर पूछना, मैं कोशिश करूंगा कि तुम सभी का रिप्लाई कर पाओ। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तुम्हारी स्क्रीन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। आंसर चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना और हाँ हमारे प्रीमियम नोट्स और हमारे मिशन बैच को जरूर चेकआउट करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर कोई पर्सनल क्वेरी है तो इंस्टा पे डीएम करके पूछ सकते हो, वहां पे मैं सबका रिप्लाई देता हूं। मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।